नमस्कार। कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन के तीसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास। पूर्व के वीडियो में हमने जाना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके पश्चात 1612 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित किया जाता है और कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके पश्चात 1781 में सुप्रीम कोर्ट की विसंगतिपूर्ण अधिकारिता को या उसकी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की स्पष्टता के लिए कहें तो 1781 में कुछ संशोधन अधिनियम पेश किया जाता है। उसके पश्चात 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश नाम दिया जाता है। आज वीडियो में हम 1793 के चार्टर अधिनियम को पढ़ने वाले हैं। कंपनी के कार्यों और संगठन में सुधार के लिए ये चार्टर पारित किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और संगठन में सुधार किया जाएगा। इस चार्टर में विशेषता यह थी कि इससे पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान जो भी थे वो सभी इसमें शामिल थे और कुछ परिवर्तन भी किए गए थे, कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर शासकों ने इससे पूर्व सभी अपने हिसाब से अपने नियम कानून कायदे बना रखे थे, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। याद रहे 1793 के चार्टर के द्वारा ही भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों और नियमों की व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्यों को कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। इसके पश्चात 1813 में चार्टर एक्ट आता है। लंबे समय तक नेपोलियन युद्ध और महाद्वीपीय प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण ब्रिटिश व्यापार में उल्लेखनीय कमी आती है। दूसरी ओर ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति पूर्वी देशों के व्यापार को सभी निजी व्यापारियों के लिए खोलने की मांग करने लगते हैं कि कंपनी ही नहीं सभी निजी व्यापारी भी अब व्यापार करेंगे, ऐसी मांग उठाई जाती है। अतः उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। इसे 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। इसमें कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 1813 में समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय व्यापार को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया जाता है। केवल याद रहे चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर ही कंपनी का एकाधिकार रह जाता है 1813 के बाद। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी 1813 के चार्टर में दी गई थी और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान 1813 के चार्टर में किया गया था। अब देखिए, जब कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात सन 1833 में चार्टर लाया जाता है। 1813 के चार्टर के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र और मध्य भारत, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। याद रहे, जो प्रभुत्व मध्य भारत, ग्वालियर और इंदौर आदि पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था, उसी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। अब इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, क्योंकि अब तो देखो
केवल शासन करना ही उनका उद्देश्य रह गया था। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था, क्योंकि जब व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः ही समाप्त कर दिया गया था तो ये तो खत्म होना स्वाभाविक ही था। इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। याद रहे, अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के विधायी और वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली कि जितना भी कंपनी पे ऋण है वह भारत सरकार चुकाएगी। कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों को अन्य ब्रिटिश प्रजा के सक्षम माना गया। धर्म, राष्ट्रीयता, प्रजाति इत्यादि के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बेहतर कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को सम्मिलित किया गया। भारतीय कानून का सिंचित, संहिताबद्ध और सुधारने की भावना से भारतीय कानून को सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई और दासों की स्थिति सुधारने के लिए तथा दासता समाप्त करने के लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। इसके पश्चात 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इस 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इतिहास जो भी ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन का इतिहास होता है, ये चार्टर की श्रृंखला में अंतिम चार्टर एक्ट था। ये अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग और तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। इसके अनुसार कंपनी को भारतीय प्रदेशों को ब्रिटेन की साम्राज्ञी तथा उनके उत्तराधिकारियों की ओर से ट्रस्टी के रूप में संसद के निर्णयाधीन रहने की अनुमति दी गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार थीं कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार 1853 के चार्टर एक्ट में दिया गया था। कार्यकारिणी परिषद में लॉ मेंबर को परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया था। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। पहली बार व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। इस वीडियो में हमने जाना किस प्रकार कंपनी ने अपने व्यापारिक अधिकारों को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात धीरे धीरे कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी। उसके पश्चात अपने अधिकृत क्षेत्रों को अंग्रेजी प्रभुत्व में स्थापित करने के लिए विभिन्न चार्टर समय समय पर लाकर अपने अधिकार को मजबूती प्रदान की और इसी क्रम में अंतिम चार्टर 1853 का चार्टर आया, जिसमें याद रखने योग्य बात यह है कि 1853 का चार्टर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था और ये चार्टरों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर था। इसके पश्चात 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।